एटी नाउ स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे आज दिन भर का बाजार का सेटअप कैसा रहा और साथ ही साथ दिन के दौरान अहम खबरें कौन कौन सी आई ये हम आपको बताएंगे। कुल मिलाकर आज का एक क्विक रिकैप आपके सामने रखेंगे। शुरुआत सबसे पहले करते हैं आज के बाजार से। आज दिन भर हमने देखा बाजार में मजबूती थी। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अच्छी मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहे थे। निफ्टी की बात करें तो करीब 60 अंक ऊपर चढ़कर बंद हुआ। हालांकि जो क्लोजिंग हुई वो 18,600 के नीचे हुई, लेकिन मजबूती के साथ क्लोजिंग हुई यहाँ पर निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 200-250 अंकों से ज्यादा की मजबूती थी, लेकिन वहां पर हल्का नीचे आए बाजार बंद होते होते बैंक निफ्टी, लेकिन क्लोजिंग मजबूती के साथ ही हुई। 160 अंक ऊपर बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग देखने को मिली है। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन अगर देखेंगे तो आज सबसे ज्यादा मजबूती थी ऑटो में और निजी बैंकों में आज शानदार मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा एफएमसीजी, सरकारी बैंक और आईटी में हल्का दबाव आज देखने को मिला है। इसके अलावा आज दिन भर के सेटअप की बात करें तो आज ऑटो स्टॉक्स में काफी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। एमएनएम था निफ्टी का आज टॉप गेनर। उसके बाद मारुति और टाटा मोटर्स में भी हमने शानदार तेजी देखी और उसके चलते ऑटो एंसेलरी स्टॉक्स भी आज फोकस में थे। हमने देखा कि आज दिन भर टार्ब्रोस जैसे स्टॉक्स, हाईटेक गियर्स, ल्यूमिक्स इंडस्ट्री जैसे स्टॉक्स में भी आज शानदार तेजी देखने को मिली। सभी स्टॉक में करीब 8 से 9% से ज्यादा की तेजी आज के दिन देखने को मिली थी। तो आज ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी फोकस में थे। डिफेंस स्टॉक्स में भी आज शानदार एक्शन देखने को मिला। शिप बिल्डिंग स्टॉक्स, मज़गांव, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर की करीब 20% की तेजी आज के सेशन में देखने को मिली। 17% ऊपर मज़गांव डॉक बंद हुआ। कोचिन शिपयार्ड में भी अच्छी मजबूती आज के दिन देखने को मिली। तो आज सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी ज़्यादा था और छोटे मझोले शेयरों में भी हमने देखा कि नतीजों के चलते काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला। निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो आज रिलायंस, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एमएनएम, एलएनटी ये स्ट्रेंथ देने का काम कर रहे थे। वहीं एफएमसीजी शेयरों में वीकनेस थी। आज आईटीसी, एचयूएल, एशियन पेंट्स नीचे थे और कोटक महिंद्रा बैंक और टीसीएस के स्टॉक में भी आज दबाव देखने को मिला। मिड कैप स्टॉक्स में भी शानदार एक्शन था। प्रेस्टीज एस्टेट्स की बात करें तो ये स्टॉक आज हरे निशान में कारोबार करा था। ओवरऑल रियल एस्टेट स्टॉक वीक थे, लेकिन प्रेस्टीज एस्टेट्स आज अपने 52 वीक हाई पर कारोबार कर रहा था। उसके अलावा टाटा केमिकल्स में भी आज दिन भर हमने मजबूती देखी और करीब 3% की तेजी वहां पर थी। पीएफसी, आज पावर कंपनियों में भी शानदार तेजी देखने को मिली। पीएफसी में अच्छी तेजी थी। पीएफसी, आरईसी जैसे स्टॉक आज ऊपर थे। और इसके अलावा मिड कैप पावर शेयरों की बात करें, एनएलसी, एचबीएल पावर, वहां पर भी हमने अच्छी मजबूती देखी और आदित्य बिरला फैशन भी मिड कैप स्पेस में टॉप गेनर्स में से एक था। तो ओवरऑल मोमेंटम अच्छा था। मार्केट की टोन पॉजिटिव थी। मार्केट ब्रेड्थ अगर देखें तो हर एक गिरने वाले शेयर के सामने लगभग 3 स्टॉक्स ऐसे थे जो कि मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। तो ये था मार्केट का एक्शन आपकी स्क्रीन पर। लेकिन इसके अलावा अब हम समझ लेते हैं कि बाजार के दिग्गजों का क्या कहना है इस मार्केट में। और बाजार और निवेश पर रणनीति के लिए हमारी सहयोगी कविता थपलियाल ने एक्सिस म्यूचुअल फंड के देवांग शाह से खास बातचीत किया। ये आपको सुनवा देते हैं वो कॉन्वर्सेशन। स्वागत है आप सभी का हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं फिक्स इनकम की, यानी आपके डेट पोर्टफोलियो की। मेरे साथ देवांग शाह को हेड फिक्स्ड इनकम एक्सिस म्यूचुअल फंड जुड़ गए हैं। देवांग, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में, जहां पर सबसे पहला सवाल, ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस का किस तरह से इम्पैक्ट पड़ रहा है भारतीय बाजार पर और किस तरह से इसको आप पढ़ते हैं और किस तरह से भारतीय बाजार ने इस क्राइसिस को पचा लिया है, क्या कहेंगे? तो हमारा अनुमान ऐसा है कि अगर आप देखेंगे तो ये जो ग्लोबल बैंकिंग, जो स्पेसिफिकली जो रीजनल बैंक्स थे, जहाँ यूएस में जो छोटे बैंक्स थे, उनमें जो लिक्विडिटी क्राइसिस हुई है एंड उसमें स्पेसिफिकली जो डिपॉजिट आउटफ्लोज हुए उसके वजह से लिक्विडिटी क्राइसिस हुई थी, वो फेड ने और वहां की गवर्नमेंट ने काफी अच्छी तरीके से संभाला है। उन्होंने डायरेक्शनली एक तो 2-3 स्टेप्स लिए। इमरजेंसी लिक्विडिटी विंडो चालू कर दी, जिसके हिसाब से जहां पे भी डिपॉजिट बहुत आउटफ्लोज हो रहे थे उसका अनुमान लगा के एक लिक्विडिटी कुशन बफर करके बैंकिंग सिस्टम को दे दिया गया है। दूसरा चीज, उन्होंने काफी टेक ओवर करवा दिए। तो जो बैंक स्ट्रेस में थे उनको टेक ओवर करवा दिए बड़े बैंक के साथ और मर्ज करवा के जो भी इम्पैक्ट बहुत मिनिमल हो इकोनॉमी पे उनका ध्यान रखा है। हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि फेड अलग डायरेक्शन देखता है। फेड सोच रहा है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है
उसके लिए वो इन्फ्लेशन और ग्रोथ का आउटलुक देखेंगे और इसकी जो रीजनल क्राइसिस जो बैंकिंग की हो रही है वहां पे रीजनल बैंक सिस्टम की, उनको अलग तरीके से लिक्विडिटी विंडो के थ्रू मैनेज किया जाएगा। इसका इम्पैक्ट भारत की जीडीपी ग्रोथ बैंकिंग सिस्टम पे हमें कोई नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई बड़ा इम्पैक्ट दिख नहीं रहा है। हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये कंटेजियन भी नहीं है। एक जो जैसे हमने 2008 में एक फाइनेंशियल कंटेजियन देखा था कि एक क्राइसिस के बाद दूसरा बैंक कोलैप्स हो रहा था, हमारा अंडरस्टैंडिंग है ऐसा अभी इमीडिएटली कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और इम्पैक्ट जो भारतीय इकोनॉमी पे है वो बहुत मिनिमल रहेगा। चलिए, तो अब जिस तरह से हमारी रिजर्व बैंक ने एक रेट हाइक पर पॉज लिया हुआ है, ये पॉज आपको कितना लंबा जाता हुआ दिखाई दे रहा है उस सिनेरियो में अगर यूएस के बाजारों में हम इंटरेस्ट रेट बढ़ता हुआ देखेंगे तो हमारा अनुमान ऐसा है कि अगर जो मॉनेटरी पॉलिसी अभी नेक्स्ट वीक होगी उसमें भी आरबीआई पॉज पे ही रहेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल जो आरबीआई जो चीज और जो मैक्रो वेरिएबल एलिमेंट्स को देखते हैं पॉलिसी डिसाइड करने के टाइम पे, आई थिंक जो दो इंपॉर्टेंट वेरिएबल रहते हैं वो एक है ग्रोथ और दूसरा है इन्फ्लेशन आउटलुक। ग्रोथ काफी इकोनॉमी में ठीक ठाक रहा है। आई थिंक थोड़ा डिमांड जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स रहते हैं उसमें थोड़ी डाउनवर्ड ट्रेंड दिखना शुरू हुआ है जस्ट, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहा है। इन्फ्लेशन हमारा अनुमान ऐसा है कि पूरा क्वार्टर का इन्फ्लेशन या अगर आप नियर टर्म इन्फ्लेशन के प्रिंट्स भी देखेंगे, सीपीआई हेडलाइन इंडिया में अराउंड 4.5 से 5 के बीच में रहेगा अगले 5 से 6 महीने तक। इस माहौल में जहां पे काफी रेट हाइक हो चुके हैं, आपको अंदाजा रहेगा ही कि एक साल में हमारे आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स 335 से 6.5 लेके गए हैं। तो 335 से 6.5 300 बेसिस के रेट हाइक के बाद उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे देखना जरूरी है और ज्यादा हाइक करके इकोनॉमिक डाउनटर्न लेके आना का कोई मतलब नहीं है। तो हमारा थॉट प्रोसेस ऐसा है कि अगर एक छोटी प्रोबेबिलिटी है कि फेड लास्ट हाइक करे, बट फेड हाइक करे ना करे, आरबीआई इस मॉनेटरी पॉलिसी पे पॉज में रहेगा। डायरेक्शनली हमें रेट्स इस साल में 50 बेसिस के रेट कट की संभावना है, बट वो रेट कट होंगे वो काफी फैग एंड में होंगे। वो हमारे हिसाब से जनवरी टू मार्च 2024 में हमें रेट कट दिखते हैं। उसके पहले आरबीआई पॉज मोड पे ही रहेगा। ये बताएं हमें कि किस तरह से बॉन्ड यील्ड्स ने अब घटते महंगाई को अब फैक्टर इन कर लिया है? पार्शियली फैक्टर इन कर लिया है, तो आपकी बात सही है। अगर आप देखेंगे लास्ट 2 महीनों में मार्च के बाद बॉन्ड मार्केट यील्ड्स काफी रैली हुई है। अगर आप कोई भी पॉइंट पिकअप कर लीजिए, जो फिक्स्ड इनकम मार्केट में पॉइंट्स कर्व रहते हैं जैसे शॉर्ट कर्व, लॉन्ग कर्व, वैसे सारे अगर बॉन्ड्स आप देखेंगे तो उसमें 40 से 50 बेसिस की रैली हो चुकी है। हमारा अंदाजा ऐसा है अभी बहुत कम रेट कट्स प्राइस इन हुए हैं। अभी तक जो रैली हुई वो हुई बिकॉज आरबीआई ने एक सरप्राइज पॉज रखा था। आपने जैसे हाईलाइट करा बिगिनिंग में कि एक रीजनल यूएस बैंकिंग क्राइसिस हो गई थी, जिससे सब लोग को एक अंदाजा बैठ रहा था कि यूएस इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी बहुत बड़े रिसेशन में जा सकती है, और उसके वजह से रेट्स में रैली हुई कि जहां से डायरेक्शनली ग्रोथ वीक दिखेगा, इन्फ्लेशन अभी यहाँ पीक हो चुका है। तो हमारे अंदाजा के हिसाब से अभी तक 40-50 बेसिस की रैली हुई है, लेकिन जो बहुत रेट कट्स आने वाले हैं फ्यूचर में वो ज्यादा प्राइस इन नहीं हुए हैं, स्पेसिफिकली बॉन्ड मार्केट्स में। स्वैप मार्केट जो है, जो ओआईएस रहता है, जो हेज करने के लिए काम किया जाता है, उसमें 25 से 50 बेसिस की रेट कट प्राइस इन हो चुके हैं। बॉन्ड मार्केट्स में हमारे हिसाब से बहुत कम रेट कट्स प्राइस इन हो चुके हैं। यहां से अगर एक साल में हमें 50 बेसिस का रेट कट दिखता है तो हमारे अनुमान के हिसाब से बॉन्ड मार्केट्स यहां से और 25 बेसिस की रैली दिखा सकते हैं इन नेक्स्ट 12 मंथ्स। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे तो अब तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए किसी को 10 साल, 1 साल या मीडियम टू लॉन्ग टर्म रणनीति बनानी हो तो आप क्या रेकमेंड करेंगे?
हमारे अंदाजा के हिसाब से अगर किसी की जो इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी है, अगर वो शॉर्ट टर्म होराइजन से इन्वेस्ट करना चाहता है, जो उसका पार्किंग सोल्यूशन देखा जाता है जनरली जैसे, तो वो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए मनी मार्केट फंड्स या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स। सेबी ने बहुत सारे कैटेगरीज फंड बना है, मनी मार्केट फंड्स बेस्ट सूटेड है ऐसे इन्वेस्टर के लिए। अगर इन्वेस्टर की जो थॉट प्रोसेस है वो थोड़ी लंबी है और उसको 2-3 साल प्लस उसका एक थॉट प्रोसेस है कि उसको इंटरेस्ट रेट डाउनवर्ड मूवमेंट में उसको वो गेन्स कैप्चर करने हैं, तो हमारे अनुमान के हिसाब से शॉर्ट टू मीडियम टर्म फंड्स में पैसा डाला जा सकता है, या फिर डायनामिक बॉन्ड फंड्स एज अ कैटेगरी इज व्हाट वी आर करंटली रेजिंग। तो वो कैटेगरी आई थिंक इन्वेस्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कैटेगरी रहेगी इस माहौल में। देवांग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और फिक्स इनकम के लिहाज से दर्शकों को पूरा मामला समझाया। धन्यवाद। थैंक यू। अब चलते हैं कमोडिटी मार्केट की तरफ और वहां पर इस पर किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, बताने के लिए विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, बताइए। तेल की अगर बात करें तो आज 2% तक की तेजी दिख रही है। ब्रेंट क्रूड इंट्रा डे में तो $78 के ऊपर भी चला गया था, लेकिन अभी भी $77 के ऊपर कारोबार कर रहा है। 2% तक की तेजी यहाँ पर दिख रही है। ओपेक प्लस का जो फैसला हुआ वीकेंड पे, वो उसमें से सऊदी अरब ने साफ कर दिया कि वो 10 लाख बैरल रोजाना उत्पादन कम करेंगे जुलाई के महीने से, और उनका उत्पादन अब घटकर अब 90 लाख बैरल रोजाना हो जाएगा। तो इससे सप्लाई की कमी होगी, वो एक ऐसा फैक्टर है जो यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। साथ ही जो ओपेक प्लस के बाकी है, उन्होंने भी कहा जो पहले 2023 तक वो उत्पादन कटौती करने वाले थे, उस कटौती को वो 2024 तक लेकर जाएंगे। इस पर सभी मेंबर्स में सहमति बनी है। तो ये भी फैक्टर्स क्रूड प्राइसेस के लिए पॉजिटिव है। हालांकि बाकी अगर डिमांड की बात करें, चाहे वो चीन को लेकर हो, यूएस को लेकर हो, वहाँ पर अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के डेटा आए हैं, कंस्ट्रक्शन के जो डेटा आए थे चीन के, वो इनकरेजिंग नहीं थे। तो उसको देखकर लग रहा है कि वहाँ पर डिमांड कम रह सकती है। साथ ही फेड का जिस तरह का रुख है और वापस से जून की बैठक में 0.25% ब्याज दरें बढ़ने की संभावना है, तो एक स्लो डाउन की चिंता तो बनी हुई है। तो ये ऐसे फैक्टर है जो ऊपरी स्तर पर दबाव बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल ओपेक प्लस के जो डिसीजन हुए हैं वो क्रूड कीमतों को सपोर्ट कर रहे हैं, और वही वजह है कि आज कच्चे तेल में तेजी दिख रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और आईईसी में राजनीति और कॉर्पोरेट बाजार के दिग्गजों का क्या कहना था, ये आपको एक एक करके सुनवाते हैं। और आईईसी के प्लेटफॉर्म से 10 दिग्गजों ने क्या कहा, आइए एक बार देख लेते हैं। पहली ऐसी सरकार है जिसने हथियारों के आयात यानी इंपोर्ट के लिए खुद पर ही प्रतिबंध लगा दिया। हमने सेनाओं की ओर से 411 आइटम्स की एवं डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की 4666 आइटम्स की पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की है, और इसमें शामिल लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स, हथियार, गोले, बारूद, मिसाइल और अन्य प्रकार के रक्षा से संबंधित साजो सामान हैं, जिनका निर्माण अब केवल और केवल हमारे ही देश में होगा। हम किसी भी सूरत में दुनिया के दूसरे देशों से हम इंपोर्ट नहीं करते। We are very clear in our vision. We are very clear in what we believe is possible and not possible. And therefore, what we are looking at is opportunities of work. And the people of India also understand that ultimately it's work that is going to matter. How did 100,000 startups start in the country? Most of which happened in the last 7 years. How did 100+ companies become unicorns amongst these startups? With brilliant, innovative ideas, leveraging on technology, leveraging on the day-to-day issues and coming up with solutions to people's or businesses' problem. वर्ल्ड में चौथे नंबर पे थे, पर अभी कुछ दिन पहले हमने जापान को पीछे डालकर हम 3rd नंबर पर आए। अब पहले नंबर पर है चाइना, दूसरे नंबर पर है यूएसए, तीसरे नंबर पर हम हैं, और चौथे नंबर पर अब जापान चला गया। ये जिस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मैं विश्वास के साथ और पॉजिटिविटी के साथ आपको कहना चाहता हूं कि इसी प्रकार से बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा।
और हम सुपर इकोनॉमिक पावर बनेंगे और जो हमारी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का प्रधानमंत्री का जो सपना है वो पूरा होगा. Forget about the, what's happening in terms of 74 more new airports. That's important also because the Udan scheme means that you've got much broader coverage. Not only that, we've got the 22nd Vande Bharat running. Not only because of that, look at the health sector. What are they talking about? I'll mention three things to you. One is the Ayushman Bharat scheme. Please look at how many beneficiaries you have under that. People who could never go and get proper medical care now get 5 lakhs of rupees per year. You should manage public money in a bear market because that assures your bread and butter. In a bull market, you should manage your own money because why should you settle for 0.5% when you can take 1,000%? So you see, I'm very flexible. I'll switch between public and personal money depending on the market. So I'm managing personal money because I'm very, very bullish. I can make 1,000%. So, and that's what you're making and you will continue to make in India. Now, if all of us continue to work in similar fashion for next 20 years, these 6 states will create today's 5 India. And then there are 20 other states which are also doing something. This is the journey of 1 India to 5 India in just 6 states. This is the journey of 1 India to multiple India in terms of GDP growth over next 20 years. This is the reason why you should invest. In the long run, the bull market will be very, very fruitful for investors. So if you ask me, should we invest now? Yes, we should be invested now. And particularly when we look at India with this incredible growth, 7% growth for a population of over 1.4 billion people. This is an incredible accomplishment. And this, I believe, will continue going forward. So the best time to invest is when you have money. India is rolling out, probably this is the largest rollout the world would have ever seen. And I think for a country like India, where the connectivity is most important, and more sober in the hinterlands. And that's what we are wanting to do that now. The services, as the consumption story of India really rises. And India being in a, I have to say, a sweet spot of the way economic velocity the India is shaping up with, is important that we connect the urban and the rural digital divide that has been there for a while. एंटरप्रेन्योर इतने जबरदस्त हो गए हैं कि अमेरिका से आगे लेके जाएंगे हमारी कंट्री को, क्योंकि वो दैट्स अ प्लेस ऑफ एंटरप्रेन्योर. हमारी कंट्री प्लेस ऑफ एंटरप्रेन्योर है. हमारे यहाँ एक फायदा है, हम संस्कारी हैं, हमारे यहाँ संस्कार हैं, हमारे यहाँ वैल्यू सिस्टम है. हम अपने माँ बाप के चरण छूते हैं, हम अपनी सोसाइटी की कदर करते हैं. वो जो तड़का लग रहा है, जो कि अमेरिका में तड़का नहीं है, वो हमें बहुत दूर तक लेके जाएगा. Right. So when we started off, there was no tech, etc. It was on top of vendor products. We were trying to solve for these two problems. And what we realized is to solve for transparency, you cannot differentiate your customers. You need to have one offering for all your customers. In hindsight, it seems like it was all planned, but it wasn't. It was just an instinct. It just said that, this is how you should probably build this. Because this having one deal for all our customers has also helped us significantly in terms of, scaling the business. We've gone from like a million customers to 11 million customers without adding any people on the team.